Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is Antony and Cleopatra by William Shakespeare. एंटनी एंड क्लेयोपैट्रा एक ट्रेजेडी है। सबसे पहले इसके कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। इसे लिखा गया था 1606 में और इसे पब्लिश करवाया गया था 1623 में। इसकी सेटिंग रखी गई है रोम एंड इजिप्ट में और ऐसा माना जाता है एंटनी एंड क्लेयोपैट्रा जूलियस सीजर प्ले का ही एक सीक्वल है। मीन्स जूलियस सीजर प्ले के एंड में कुछ कैरेक्टर्स बचे थे उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर और साथ ही साथ कुछ और कैरेक्टर्स ऐड करके शेक्सपियर ने ये प्ले एंटनी एंड क्लेयोपैट्रा लिखा है। तो अगर आपने जूलियस सीजर नहीं देखी है, उसकी समरी नहीं आती है, तो पहले जूलियस सीजर की समरी जो कि हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन आपको एंटनी एंड क्लेयोपैट्रा समझ में आएगी। सो लेट्स बिगिन। हमेशा की तरह हम कैरेक्टर्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले एंटनी जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, ये तीन कैरेक्टर्स जूलियस सीजर प्ले के एंड में बचे हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर जूलियस सीजर का है, सेक्टस पॉम्पे। ये हम जूलियस सीजर प्ले के स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि सीजर पॉम्पे को हरा के वापस आ रहा है। ये सेक्टस पॉम्पे उसी पॉम्पे का बेटा है। तो ये चार कैरेक्टर्स आते हैं हमारे कहाँ से, जूलियस सीजर से। नेक्स्ट क्लियोपैट्रा जो कि एंटनी की बिलवेड है और ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है। ये इजिप्ट की क्वीन है। एंटनी इसी के प्यार में पागल हो रखा है और इसी वजह से वो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। फुलविया एंटनी की वाइफ है। वाइफ होने के बावजूद वो क्लियोपैट्रा के प्यार में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ऑक्टेवियस की बहन है। ये ऑक्टेवियस की बहन है। साथ ही साथ जब फुलविया की मौत हो जाती है तो ऑक्टेविया से एंटनी शादी करता है। नेक्स्ट कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। इनॉर्बेबस एंटनी का दोस्त है और एग्रिबा ऑक्टेवियस का एक कमांडर है। और ये जो दो कैरेक्टर हैं, मिनेस एंड मैनरेट्स, ये सेक्टस पॉम्पे के कमांडर हैं। आई होप आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है इजिप्ट से, जहाँ पे एंटनी क्लियोपैट्रा के प्यार में वहीं रह रहा है और वो रोम को भूल चुका है, रोम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह भूल चुका है। तभी एंटनी को एक मैसेज मिलता है कि उसकी पहली वाइफ फुलविया, उसकी मौत हो चुकी है। मीन्स फुलविया की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ जो सेक्टस पॉम्पे है वो रोम पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और ये मैसेज भिजवाता है कौन, ऑक्टेवियस। एंटनी को ये मैसेज मिलता है तो वो तुरंत रोम वापस आ जाता है और जैसे ही वो ऑक्टेवियस के पास आता है तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्टेवियस एंटनी को बहुत भला बुरा सुनाता है। वो कहता है कि तुम अपनी रोम के प्रति और रोम की जनता के प्रति सारी जिम्मेदारियां भूल कर बस क्लियोपैट्रा के साथ पड़े हुए हो, और भी बहुत कुछ कहता है, जिससे लेपिडस उसका बीच बचाव करता है और वो कहता है कि पॉम्पे को हराने के लिए हम तीनों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम तीनों का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच ऑक्टेवियस का जो सपोर्टर होता है अग्रिप्पा, वो एक सजेशन देता है, क्योंकि फुलविया की तो मौत हो चुकी है तो क्यों ना एंटनी की शादी ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेविया से करवा दी जाए। तो ये बात ऑक्टेवियस को बहुत पसंद आती है। वो कहता है हाँ ये सही रहेगा। लेकिन जो भी हो, अब एंटनी प्यार तो क्लियोपैट्रा से करता है ना, तो इस बारे में एनॉर्बस जो एंटनी का फ्रेंड है वो ये सोचता है कि क्या ऑक्टेविया और एंटनी की शादी टिक भी पाएगी, क्योंकि एंटनी तो क्लियोपैट्रा से प्यार करता है। खैर जो भी हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद एंटनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। इजिप्ट में जब क्लियोपैट्रा को एंटनी और ऑक्टेविया की शादी का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि ऑक्टेविया उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, मतलब क्लियोपैट्रा ज़्यादा सुंदर है, तो उसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो एंटनी मेरे पास वापस ही आ जाएगा। इसके बाद ये जो तीनों शासक होते हैं, मतलब एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लिपिडस, ये तीनों जाके मिलते हैं किससे, सेक्टस पॉम्पे से, यानी जो इनका दुश्मन होता है, जिनके बीच में अभी लड़ाई होने वाली थी, वॉर होने वाला था। तो ये लोग वॉर ना करके आपस में मिलते हैं और बिना लड़ाई के ही इनमें समझौता हो जाता है। पॉम्पे शांति स्थापित रखने के लिए सिसिली और सर्डिनिया, ये दो जगह हैं, यहाँ का शासन मांग लेता है और ये तीनों इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। मीन्स लड़ाई नहीं होती है। उधर जब ये लोग राज़ी हो जाते हैं तो ये एक जश्न मनाते हैं और ये जश्न हो रहा होता है एक बोट पे, एक शिप पे, जहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेते हैं
ऑक्टेवियस, लिपिडस, ये एंटनी, ये लोग काफ़ी शराब पी लेते हैं। तो जो पॉम्पे का एक सर्वेंट होता है, कौन, मीनेस, वो सजेशन देता है कि ये लोग अभी बहुत अच्छे से शराब पी चुके हैं, तो क्यों ना इन सबको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। इससे पॉम्पे सारे यूरोप का राजा बन जाएगा। लेकिन पॉम्पे कहता है कि ऐसा करना उसके सम्मान के खिलाफ है, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, शराब में धुत इन लोगों को नहीं मानना चाहता। इसके बाद एंटनी एंड ऑक्टेविया, ये दोनों भी वहाँ पर थे ना, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस अपना मन बदल लेता है और वो लेपिडस के साथ मिलकर, ठीक, एंटनी तो जा चुका है, तो ऑक्टेवियस, लेपिडस, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फिर से अटैक कर देते हैं, किस पर, पॉम्पे पर, और उसको हरा भी देते हैं। लेकिन इसके बाद जो ऑक्टेवियस होता है वो लेपिडस पर षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है और उसका जितनी जायदाद होती है उसको पर भी कब्जा कर लेता है। जब एंटनी को ये पता चलता है ऑक्टेवियस के बारे में कि ऑक्टेवियस ने पॉम्पे को हरा दिया है और लेपिडस को अरेस्ट करवा दिया है, जब एंटनी को ऐसा पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा आता है कि उसको लगता है कि ऑक्टेवियस के मन में अब सत्ता का लालच आ गया और वो खुद रोमन साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन ऑक्टेविया, क्योंकि वो तो ऑक्टेवियस की बहन होती हैं, वो एंटनी से गुजारिश करती है कि उसके भाई के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। तो इसके बाद एंटनी कहता है कि तुम खुद ही जाकर अपने भाई से बात कर लो। एंटनी ऑक्टेविया से कहता है कि तुम खुद ही जाके अपने भाई से बात करो। अब एंटनी ऑक्टेवियस से ऑक्टेविया ऑक्टेवियस से बात करने रोम चली जाती है कि वो ऑक्टेवियस को समझाना चाहती है। लेकिन इधर एंटनी क्या करता है कि खुद इजिप्ट चला जाता है क्लियोपेट्रा के साथ और वहाँ जाकर ऑक्टेवियस के खिलाफ एक बड़ी आर्मी इकट्ठा करने लगता है। उधर ऑक्टेवियस को लगता है कि एंटनी उसकी बहन को धोखा दे रहा है, तो वो भी युद्ध की तैयारी करने लगता है, मतलब इन दोनों के बीच अब युद्ध की तैयारी होने लगती है। ऑक्टेवियस समुद्र के रास्ते से अपनी सेना लाकर एंटनी से युद्ध करने आता है और सब एंटनी को मना करते हैं कि समुद्र में युद्ध करना सही नहीं है। लेकिन एंटनी मानता नहीं है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्लियोपेट्रा कहती है कि युद्ध में मैं भी आपके साथ चलूंगी और वो भी एक जहाज़ की कमान संभाल लेती है। दोनों ही सेनाओं में युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन ऑक्टेवियस की इतनी भयानक, इतनी बड़ी सेना को देखकर क्लियोपेट्रा बहुत घबरा जाती है और अपने जहाज़ वापस ले आती है। तो एंटनी उसको जाते हुए देख लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वापस आकर वो क्लियोपेट्रा पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो इस तरह लड़ाई छोड़कर भाग आई थी और इससे एंटनी को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। लेकिन क्लियोपेट्रा कहती है कि वो हारना नहीं चाहती थी, इसलिए अब उन्हें नई स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ना चाहिए और ये सुनकर एंटनी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन इसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियस को एक संदेश भिजवाती है कि उसका राज्य उसके सच्चे वारिस को दे दिया जाए, यानी कि जो कि उसका बेटा था। और साथ में ये भी कहती है कि एंटनी को इजिप्ट में रहने की परमिशन दे दी जाए। जवाब में ऑक्टेवियस कहता है कि वो उसके केस की सुनवाई के लिए तैयार है, जो जो उसने कहा है वो मानेगा, लेकिन उसे एंटनी का साथ छोड़ना पड़ेगा। यानी उसका और एंटनी का जो रिश्ता है, किसका, क्लियोपेट्रा और एंटनी का जो रिश्ता है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब जो क्लियोपेट्रा होती है वो थोड़ी डिलेमा में आ जाती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। लेकिन एंटनी को जब ये सब पता चलता है तो वो उससे बहुत खफ़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उससे दूर जाने की सोच भी कैसे सकती है। इसी बीच एनार्बस, जो कि एंटनी का फ्रेंड था, उसे ऐसा लगता है कि एंटनी अब हार रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपनी साइड बदल कर कहाँ आ जाता है, ऑक्टेवियस के पास, मतलब वो ऑक्टेवियस का साथ देने लगता है। अब नेक्स्ट डे एंटनी फिर से लड़ाई में जाता है और एक छोटी सी टुकड़ी से भिड़ता है और उसमें जीत भी जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था एनॉर्बस, वो उसे छोड़कर चला गया है, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और अपने दोस्त का सारा सामान उसे वापस भिजवा देता है। इधर एनॉर्बस को जब ये पता चलता है कि एंटनी जीत गया है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और जब उसका सारा सामान वापस आता है ये देखकर एनॉर्बस को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो पछतावे में खुद को मार लेता है, मीन सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट डे फिर लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ऑक्टेवियस अपनी पूरी सेना के साथ आता है और अपनी हार फिर से जो क्लियोपेट्रा है उसको लगता है कि फिर से वो हार जाएगी, तो वो फिर से डर जाती है और अपने लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए वो उनको वापस, यानी जो भी उसकी सेना होती है उनको वापस लौटने के लिए कहती है। एंटनी अकेला ही लड़ाई करता रहता है और जब देखता है कि क्लियोपेट्रा ने फिर से उसे धोखा दे दिया तो वो कसम खाता है कि मैं इसको मार डालूंगा। उधर क्लियोपेट्रा
खुद को बचाने के लिए एक मॉन्यूमेंट में जाकर छुप जाती है और ये खबर फैला लेती है कि उसने आत्महत्या कर ली है, मतलब सुसाइड कर ली है, इसलिए ताकि एंटनी उससे खफा ना हो और उसको माफ़ कर दें। दोबारा से उसने वही हरकत की थी ना, वो अपना पूरी सेना लेके वापस आ गई थी। ये सुनकर लेकिन जब एंटनी को पता चलता है कि क्लियोपेट्रा मर गई है, जो कि झूठी खबर होती है, ये सुनकर एंटनी बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसे मार दें, लेकिन उसके जो सैनिक होते हैं वो खुद ही को मार लेते हैं। और उसको देखकर एंटनी को और गुस्सा आता है, मतलब उसको मारने वाला तो कोई नहीं बचा है। तो एंटनी अपनी ही तलवार से खुद को घोंप लेता है और वहीं पर मर जाता है। और जब वो खुद को गिरता है तो बाकी जो लोग होते हैं, जो दूसरे सैनिक जिनको पता होता है कि क्लियोपेट्रा ज़िंदा है, वो एंटनी से कहते हैं कि आपने खुद को क्यों मारा? क्लियोपेट्रा तो ज़िंदा है, उसने आपके गुस्से से बचने के लिए ऐसा किया था। फिर एंटनी को ले जाया जाता है क्लियोपेट्रा के पास उन्हीं मॉन्यूमेंट में। वहाँ पर अभी तक एंटनी मरा नहीं होता है, सिर्फ़ उसने तलवार घोंपी होती है, ठीक है? वहाँ पर जाता है तो क्लियोपेट्रा उससे बहुत माफ़ी माँगती है और वहाँ पर थोड़ा दोनों एक-दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद ऑक्टेवियस क्लियोपेट्रा को ये बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दो, मेरा साथ इन द सेंस कहता है कि एंटनी को उसके हवाले कर दो और तुम्हें बंदी बनाकर पूरे रोम में पूरे रोम में एक परेड करवाई जाएगी। इस वजह से ताकि सबको दिखाना होगा कि रोम के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन क्लियोपेट्रा सोचती है कि मेरा एंटनी जो कभी रोम का राजा हुआ करता था, उसके साथ मैं ऐसा होने दूंगी, तो वो उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है और वो खुद भी सुसाइड करने को सोचती है। और वो कैसे सुसाइड करती है, वो अपनी जो 2 मेट्स होती हैं उनसे कहती है कि मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेकर आओ, मैं मरते टाइम बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहती हूँ और मैं एक दुल्हन की तरह मरना चाहती हूँ। तो उसकी जो मेट्स होती हैं वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़े लेकर आती है, वो पूरी तैयार होती है और साथ ही साथ वो कुछ साँप जो स्नेक्स होते हैं वो लेकर, ज़हरीले साँप लेकर आती है और अपनी छाती पर और अपने हाथ पर उनसे कटवा लेती है और मर जाती है। मीन्स क्लियोपेट्रा का भी एंड हो जाता है। और क्लियोपेट्रा की मौत के साथ-साथ जो क्लियोपेट्रा की 2 मेट्स होती हैं, वो भी वहीं पर मर जाती हैं। वो दोनों मेट्स भी अपने को सांप से ही कटवाती हैं और मर जाती हैं। जब ऑक्टेवियस ये सब देखता है तो वो क्लियोपेट्रा की बहादुरी देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि वो उसकी जो परेड निकलवाने वाला था वो करने से मना कर देता है, बल्कि क्या करता है, वहीं एंटनी के पास ही क्लियोपेट्रा को भी दफना दिया जाता है। इस तरीके से इन दोनों की प्रेम कहानी अमर हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। Thanks for watching.